Hello everyone. Good morning, Anushree. Okay. So again, welcome to the software engineering class. और excuse me, लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट किया था टेस्टिंग. हेलो सौरभ, गुड मॉर्निंग, जय हिंद. आज अपने को बात करनी है मेंटेनेंस की, है ना. तो मेंटेनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फेज है. या बिफोर वी एक्चुअली डिस्कस अबाउट मेंटेनेंस, है ना, जल्दी से एक बात और भी सोच सकते हैं. वो क्या कि आफ्टर डूइंग टेस्टिंग हम बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि क्लाइंट साइट पे जाके सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं. यस और नो? यस. तो क्या एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, या एज फार एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसर्न उसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है? एक बात बताइएगा, जब हम जाके क्लाइंट साइट पे सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो क्या वहां पर भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, या जस्ट रैंडमली, या मतलब विदाउट एनी कॉन्सेंट्रेशन और विदाउट एनी स्पेसिफिक टर्म्स डायरेक्टली उसको रन कर सकते हैं? तो अगेन एक बात समझिएगा, कुछ बातों का हमको वहां पर भी ध्यान रखना पड़ता है ना. किस तरह की बात का ध्यान रखना है? तो देखिए, अगेन इस बात को अपने को समझना है क्लैरिटी के साथ कि एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट. किसकी बात करेंगे? हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की. इस बात का मतलब क्या है कि जो भी प्रॉमिस किया गया था पहले सॉफ्टवेयर के लिए, वो हार्डवेयर हमारे सॉफ्टवेयर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. बिकॉज अगेन देखिए, आई थिंक आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर जो डिजाइन सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर होना चाहिए, अगर वो हार्डवेयर उसको नहीं मिलेगा तो क्या परफॉर्मेंस वैसी ही आएगी या उससे खराब आएगी, है ना. तो मान लीजिए अगर आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स गेम खेल रहे हैं, या मान लीजिए कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और आपके जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत बेसिक है, बहुत पुअर है, तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा कि सॉफ्टवेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. बट अल्टीमेटली वहां पर गलती शायद सॉफ्टवेयर की नहीं, किसकी होगी? हार्डवेयर की होगी, है ना. तो पहले एक पॉइंट का अपने को ध्यान रखना है कि जो भी मशीन हमारे सॉफ्टवेयर को दी जा रही है, दैट मस्ट बी कैपेबल इनफ कि सॉफ्टवेयर को जितनी रिसोर्स चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, है ना, मेमोरी चाहिए, सीपीयू टाइम चाहिए, वो उसको मिले. इस बात का ध्यान रखना है. एक और बात इंस्टॉलेशन के समय अपने को ध्यान रखना है, और वो कई बार काफी लंबा चलता है, दैट इज ट्रेनिंग. बिकॉज जाहिर सी बात है कि आपने एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो क्या आपको जो स्टेक होल्डर है, जो यूजर है, उसकी ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी, है ना. और कभी कभी ये प्रोसेस एक लंबा चलता है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि एक एक टीम जो है वो हमेशा क्लाइंट साइड पर अवेलेबल रहती है. आपने सुना भी होगा कि सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जो लोग जॉब करते हैं बोलते हैं ऑन साइट है क्या. ऑन साइट होने का मतलब आप किसके पास ही रहकर काम कर रहे हैं? क्लाइंट साइट पर, जिसमें केटी जो पूरा नॉलेज ट्रांसफर है वो भी आप करते रहेंगे, और लॉन्ग टर्म में वहां पर कोई इश्यू आएगा तो उसको भी हम हैंडल करेंगे. बट जी हाँ, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट अपने को चेक करना है, और जो टेक्नोक्रेट है जो भी उसको यूज कर रहा है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है. बिकॉज डायरेक्टली यू कांट एक्सपेक्ट कि नो मैटर आपका सिस्टम कितना भी, सॉफ्टवेयर कितना भी सिंपल हो, कितना भी इजी हो, लेकिन जब तक आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो फुल कैपेबिलिटी पे यूज नहीं कर पाएगा. देखिए, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, फेयर इनफ, फेयर इनफ. तो अब जब हम उसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर देते हैं, अब मैं आपसे एक्चुअली बात कर सकता हूँ मेंटेनेंस की. तो अगर मेंटेनेंस की एक बार एग्जैक्ट डेफिनेशन में आपसे बात करूं कि भाई मेंटेनेंस का एक्चुअल मतलब क्या है, मेंटेनेंस होता क्या है, तो वी कैन टॉक समथिंग लाइक दिस कि अगर सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने के बाद, देखिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर इट हैज बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर. अगर सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने के बाद हम उसमें कोई भी चेंज करते हैं, अभी हम रीजन की बात नहीं कर रहे, आगे मैं बात करूंगा क्या क्या रीजन हो सकते हैं, बट आफ्टर डिलीवरी अगर हम कोई भी चेंज करें तो क्या अब हम उसको मेंटेनेंस बोल सकते हैं? एक बार बताएं. यस. हाँ, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि आफ्टर डिलीवरी कोई भी चेंज सजेस्टेड नहीं है. आपको जो करना था पहले करना था. अब उसके बाद अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, है ना.
अब ये क्यों हो सकता है, आगे अलग अलग रीजंस की बात करेंगे। द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज टू मॉडिफाई एंड अपडेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्स एंड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो कभी कभी बात हो सकती है कि हम जो कुछ गड़बड़ियां हों, कुछ फॉल्ट्स हों, है ना, कुछ बग्स हों, उनको सही करने के लिए कर रहे हों, या हो सकता है कुछ एक्सटेंशन कर रहे हो, कोई और फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हो, बट दोनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की डेफिनेशन सबको समझ आ रही है। तो हम बोल रहे हैं कि आफ्टर डिलीवरी हम कोई भी चेंज कर रहे हैं, नाउ दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। अब मैं एक बार इसके टाइप पे चलता हूँ और इस पे एक बार डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, या सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। तो गुरुजी हमारे सॉफ्टवेयर को क्या हार्डवेयर चाहिए, ये किस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, एसआरएस के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली जब कस्टमर या सॉरी नॉट एसआरएस डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी का है। कुछ होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कुछ होता है जो स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए डेवलप किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई भी एडोब फोटोशॉप फॉर एग्जांपल आप इंस्टॉल करोगे, है ना, तो एक स्टेटमेंट होता है टर्म्स एंड कंडीशन जो अपन नहीं पढ़ते, है ना। टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें सब कुछ लिखा होता है, तो उसके अंदर सारा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको लिखा मिलेगा किस किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। या इवन आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाओ, मान लीजिए आप एक खाने का डब्बा भी खरीद के लाए, तो वो बताएगा कि खरीदने के 4 दिन के अंदर से इस्तेमाल कर लेना है, किस तरह से स्टोर करना है। या आप एक हार्डवेयर खरीद के लाए, किस टेम्परेचर में इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है ना। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये बताना जो है ये उस कंपनी का ही काम है, चाहे वो हार्डवेयर हो या वो सॉफ्टवेयर हो। और बिल्कुल जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैनुअल जिसे बोल सकते हैं, अगर और आपको क्लियरली समझाऊं तो एक होता है इंस्टॉलेशन गाइड, एक होता है यूजर मैनुअल, है ना। तो मैनुअल के अंदर सारी चीजें लिखी गई होती हैं कि फंक्शनैलिटी किस तरह से इस्तेमाल करनी है और किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल करनी है। यस और अगर आप स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए डेवलप कर रहे हैं तो वो पहले से जब भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट होगी तो हम उसको ये बात क्लियर कर देते हैं कि जो जो रिक्वायरमेंट आप बोल रहे हो उनको इंश्योर करने के लिए किस तरह का हार्डवेयर अपने को चाहिए। यस ओके, तो अब मैं एक एक करके बात स्टार्ट करता हूं कि आखिर हम मेंटेनेंस करेंगे क्यों। तो जो सबसे कॉमन और सबसे लॉजिकल आइडिया है वो क्या है, करेक्टिव मेंटेनेंस का। करेक्टिव मेंटेनेंस लॉजिकली कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, हर कंपनी चाहती कि करेक्टिव मेंटेनेंस उसे ना करना पड़े। बट इसका मतलब क्या है, जब आपने कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर किया, यस बग रिमूवल, वेरी गुड शिवम, जब हमने कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर किया तो अकॉर्डिंग टू एसआरएस वो परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन जो प्रॉमिस हमने एसआरएस में किया था, अगर उस तरह का परफॉर्मेंस अपने को नहीं मिल रहा है ना, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम और उसको अपने को सही करना होगा, है ना। अगर क्लाइंट कोई रिपोर्ट करता है कि जैसा आपने बोला था ऐसा ये बिहेव नहीं कर रहा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम मस्ट बी रिजॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस। फिर आप सोच सकते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस करने के लिए क्या आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर जब परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो डिलीवर क्यों किया। एक्चुअली हमने तो अपने हिसाब से अपनी टेस्टिंग की थी, है ना, बट अकॉर्डिंग टू कंपनी क्या वो सही परफॉर्म कर रहा था, हाँ। लेकिन जाहिर सी बात है अगर मैं आपसे बग्स की भी बात करूं, है ना, तो जितने भी बग्स होते हैं क्या वो, या जितने भी एरर्स होते हैं क्या सबके सब टेस्टिंग में पकड़े जा सकते हैं, नहीं, है ना। तो इवन हमने पहले ही पढ़ा है ना, कंपाइल में पढ़ता है कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जो अपने को नहीं पता हो और रियल टाइम एनवायरनमेंट में ही जाके अपने को बात समझ आए, है ना। बिकॉज नो मैटर आप कितनी अच्छे से उसको टेस्ट कर लो, किस तरीके से टेस्ट करो, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ बिल्कुल रह सकती है ना। तो उस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें करेक्टिव मेंटेनेंस करना पड़ता है। और इवन ये बात बिल्कुल सही है, अगर करेक्टिव मेंटेनेंस में हमारा ज्यादा पैसा रिलेटिवली खर्च हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात का ये मतलब भी है कि हमने सही से टेस्टिंग नहीं की थी। यस और नो, बिकॉज अगर सही टेस्ट किया गया होता तो लॉजिकली वही सॉफ्टवेयर पास होके कस्टमर तक जाना चाहिए था जिसमें प्रॉब्लम ना हो। बट अगर हमको लगातार प्रॉब्लम आ रही है तो अगेन इट मींस देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द टेस्टिंग। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं।
तो अगर अपनी गलती को सुधारने के लिए हम कुछ काम करते हैं, कुछ चेंज, कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उस तरह के मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं? करेक्टिव मेंटेनेंस। अब एग्जांपल आपको क्या बताऊं, बिकॉज सॉफ्टवेयर हम ज्यादातर इन रियल लाइफ में रिलेट नहीं करते, या आप लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो मोस्टली फ्री के होते हैं, तो आपको कभी भी करेक्टिव मेंटेनेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ और एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कभी कभी आप ऐसा सुनते हो ना कि मान लीजिए नोकिया है, एप्पल है, कोई भी कंपनी है, सैमसंग है, उस मॉडल की बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है और कंपनी कह रही है कि अगर किसी के पास उस मॉडल का फोन है तो आप अपनी बैटरी फ्री में चेंज करा सकते हो, या कोई उसका इंस्ट्रूमेंट फ्री में चेंज करा सकते हो। यस, गाड़ियों में कई बार होता है कि मारुति ने कोई वर्जन है, वो ऑलरेडी उस कार के 1000 या 20,000 पीसेस बेच दिए हैं, है ना, और बाद में कंपनी दोबारा रिकॉल करती है, अगर किसी के पास ये वाली गाड़ी है तो आप आए और हम फ्री में इसका ये पार्ट्स रिप्लेस कर देंगे। तो आप समझो, मान लीजिए मारुति या सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी सारी टेस्टिंग सब कुछ कर लिया, लेकिन बाद में कस्टमर कह रहा है कि बैटरी फट रही है ना। अब मेरे को याद नहीं कोई मॉडल था सैमसंग का जिसकी बैटरी शायद फटती थी, है ना, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, बट यस दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर टेस्टिंग नहीं। नोट 7 था, ओके, तो कहीं गैलेक्सी नोट 7 में भी यस, बिकॉज इवन आप बताओ आपको, आप इवन एयरपोर्ट्स पे भी जाओगे ना, इफ यू फ्लाई इंटरनेशनल, तो वहां पर भी ये बात अलग से लिखते हैं कि अगर आपके पास गैलेक्सी नोट 7 है ना, तो वो बैगेज में मत रखिएगा, वो अपने जेब में रखिएगा, बिकॉज ऐसा ना हो कि बैगेज कंपार्टमेंट में आग लग जाए। बट अगेन ये प्रॉब्लम था, बाद में उन्होंने रिप्लेस किया। बट अगेन, तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, अपनी गलतियों को सही करने के लिए जो आप करें, ऐसा हो सकता है ना। तो हम ट्राई यही करेंगे कि इस तरह का रिप्लेसमेंट ना करना पड़े, बट हमेशा होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है अडेप्टिव मेंटेनेंस। अब अडेप्टिव मेंटेनेंस की क्या कहानी है, तो यहां पर हम चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, बट क्या इसलिए कि हमने जो पहले प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या ऐसा है कि कस्टमर कोई नई फंक्शनैलिटी मांग रहा है? ऐसा भी नहीं है। लेकिन कस्टमर सेम फंक्शनैलिटी मांग रहा है अलग प्लेटफॉर्म पे, सेम फंक्शनैलिटी मांग रहा है किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो इट कुड बी अ डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, इट कुड बी अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, है ना। तो अगर उस तरह के टाइप्स में अपने को चेंजेस करना पड़े तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव मेंटेनेंस। अब मैं इसके दोनों एग्जांपल दे देता हूँ सॉफ्टवेयर के टर्म्स में, रियल लाइफ के टर्म्स में भी। जैसा कि एक बहुत सिंपल एग्जांपल हो सकता है, लेट मी से एन एकेडमी ने जब फॉर एग्जांपल ऑपरेशन स्टार्ट किए तो आपके पास सिर्फ वेबसाइट थी, है ना, बट लेटर सुने जो रिकॉग्नाइज की अभी ज्यादातर लोग जो हैं वो मोबाइल फोन्स पर काम कर रहे हैं और मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, तो वी नीड एंड्रॉयड ऐप। तो मान लीजिए जो कंपनी ने पूरी वेबसाइट डिजाइन की है, पूरा टूल बनाया है, जब हमने उससे बोला कि अपने को एंड्रॉयड ऐप भी चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी फंक्शनैलिटी सेम है या डिफरेंट है? रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल सेम है, बस सेम आइडिया अब अपने को वेबसाइट के बजाय फॉर एग्जांपल कहां पे चाहिए? प्ले स्टोर पे चाहिए। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो ये जो नया काम होगा, या ना, इसको हम टर्म करेंगे एडेप्टिव मेंटेनेंस। मान लीजिए एक लेवल के बाद हमको लगता है फॉर एग्जांपल आईफोन यूजर्स बहुत हैं, तो हम बोलेंगे भी यही अपने को आई स्टोर पे चाहिए, एप्पल स्टोर पे चाहिए, देन अगेन इट इज टर्म्स एज एडेप्टिव मेंटेनेंस। देखिए इस पॉइंट को फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। तो अगेन धीरे धीरे हम समझते हैं कि किस तरीके से सिस्टम चेंज होता है ना, और फिर उसको किस तरीके से अपन मैनेज करते हैं। तो अडेप्टिव मेंटेनेंस इस टर्म जब एनवायरनमेंट जो या सराउंडिंग जो है हमारी वो चेंज हो रही हो, बट फंक्शनैलिटी अपने को सेम रखना हो। अब रियल टाइम में फॉर एग्जांपल एक कार है ना, और एक कार हमने बनाई इंडिया के अंदर, और वो कार बड़ी सक्सेसफुल है, कोई इंडियन कंपनी मान लीजिए टाटा है ना, एंड टाटा डिसाइड कि उस कार को अमेरिका में भी लॉन्च करना है। तब आप मुझे बताओगे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? या सिमिलरली अगर मान लीजिए टोयोटा है, यूएस से कोई कार इंडिया में लेके आ रही है, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ड्राइविंग सीट आप जानते हैं, है ना, दुनिया के कुछ देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, कुछ देशों में राइट हैंड ड्राइविंग है। तो वो एनवायरनमेंट की वजह से आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। और कभी कभी कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे कुछ देशों में
विदाउट एयर बैग आप कार लॉन्च कर ही नहीं सकते, आपको एयर बैग लगाने ही पड़ेंगे। इंडिया में हम बेसिकली कॉस्ट कटिंग के लिए उसको कंपलसरी नहीं करते, बिकॉज उससे गाड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है, बट उस तरह के चेंज करने आपको पड़ सकते हैं। या मान लीजिए सेम कार है और आप चला रहे हैं ऑन रोड और फिर आप ऑफ रोड चला रहे हैं, माउंटेन में चला रहे हैं, मान लीजिए डेजर्ट में चला रहे हैं, तो मे बी यू नीड a different set of tires, है ना। if you are very specific, तो डेजर्ट में या माउंटेन में आपको अलग तरह का टायर चाहिए, हाईवे पे आपको अलग तरह का टायर चाहिए, है ना। तो इस तरह के जो चेंजेस हम करते हैं, काम सेम ही करना है, हमको कार से ट्रेवल करना है, बट जब एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो किस तरीके से हम चेंज करते हैं, दैट इज अगेन व्हाट, अडेप्टिव मेंटेनेंस। एक और पॉइंट, अडेप्टिव मेंटेनेंस कंपनी के लिए अच्छा है कि बुरा है? मतलब इफ यू आर गेटिंग लॉट ऑफ ऑर्डर्स फॉर अडेप्टिव मेंटेनेंस, इट्स गुड। और क्या इसके लिए कस्टमर हमको अलग से पे करेगा? अगर हम अडेप्टिव मेंटेनेंस करेंगे तो कस्टमर हमको पे करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, बिकॉज एक नया काम हम कर रहे हैं। यस, और अडेप्टिव मेंटेनेंस कहीं ना कहीं ये भी बता रहा होता है कि द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। बिकॉज प्रोडक्ट सक्सेसफुल है तभी जाहिर सी बात है कि कस्टमर उसको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स में रेप्लिकेट करना चाह रहा है। यस, फेयर है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, परफेक्टिव मेंटेनेंस। अब परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? अगेन दिस इज अगेन मॉडिफिकेशन, और यहां भी हमें पता लग रहा होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो अगर कस्टमर जब चाहे कि यार एनवायरमेंट सेम ही रखना है, मान लीजिए वेबसाइट की बात कर रहे हैं अनअकैडमी की, एंड वी नीड मोर फीचर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसा भी आप देख रहे थे कुछ दिन पहले, एक जो पूरा व्यू था, इंटरफेस था, वो चेंज हो गया था। एक दिन के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया होगा ये किसके अंदर आया होगा? करेक्टिव, एडेप्टिव और परफेक्टिव। नाउ दिस विल बी कॉल्ड परफेक्टिव मेंटेनेंस। सब कुछ सेम है, एनवायरमेंट सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है, बट कुछ ना कुछ हम चेंज कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, है ना। अब मे बी स्टार्टिंग में आपको जो लोग पहले से हैं यहाँ पर नेगेटिव, वो बताएंगे आपको स्टार्टिंग में लैग का बड़ा प्रॉब्लम आता था। आप लोग बार बार बोलते थे रिफ्रेश करो, है ना, बट अभी आप देखोगे कभी कभी रेयरली किसी क्लास में ऐसा होता है, बट अभी आई थिंक ऐसा बहुत कम होगा। अब अगेन इफ यू चेक, मेरा इंटरनेट का स्पीड सेम ही है भाई, और आप लोगों का भी सेम है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शायद अनअकैडमी के सर्वर में थी, वेबसाइट की कैपेबिलिटी में थी, है ना। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। मैं भी स्टार्टिंग में सोचा होगा कि एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स होंगे देन इट इज गुड, बट अब आप देख सकते हो कि कभी कभी 50, 70, 80 स्टूडेंट्स भी चले जाते हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है 200 स्टूडेंट से भी आगे जाए, है ना। तो उस केस में ये जो भी हम रिक्वायरमेंट ऐड कर रहे हैं दैट विल बी टर्म्ड एज परफेक्टिव मेंटेनेंस। एक बार देखिए, पॉइंट सबको समझ आ रहा है क्या? जहां पर समय के साथ कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जाती है। ओके, अब कार की टर्म्स में परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या, हर कस्टमर्स अलग अलग रिक्वायरमेंट करता है। जैसे मान लीजिए सीट बेल्ट तो पता नहीं स्टार्टिंग के कार में आती थी कि नहीं आती थी, बट एयर बैग्स आप बोल सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम सबको चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, और क्या क्या और हो सकता है ना। सन रूफ हो सकती है, और एक से एक फंक्शनलिटी आती है आजकल गाड़ियों में, ऑटोमेटिक, विदाउट गियर, और ज्यादा समय नहीं है, 10-15 साल के बाद इंडिया में सेल्फ ड्राइव कार्स भी आने लगेंगी, है ना। तो ऑल दीज विल बी टर्म्ड एज व्हाट, परफेक्टिव मेंटेनेंस। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? फेयर एनफ। एक और कैटेगरी यहां पर होती है which is called preventive maintenance. Now what is preventive maintenance? एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। This type of maintenance includes modification, updation to prevent future problems of the software. तो हम ऑटोमेटिकली खुद समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और उन प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर हम मेंटेनेंस करते हैं, now that is called preventive maintenance. Its goal to attend problems which are non-significant at the moment but may cause serious issues in future. तो अभी अपने को लग रहा है कि इतना प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर या क्लाइंट भी नहीं बोल रहा, बट लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है ना। तो दिस इज टर्म्ड एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आप मुझे कोई एग्जांपल बताओगे जिस मेंटेनेंस को वी कैन टर्म एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? जैसा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
तो प्रॉब्लम होने से पहले हम कोशिश करें, है ना, कि वो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, लॉकडाउन, ओके, ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ में आप बोल रहे हो, हाँ ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है। तो अभी तो देखिए कोरोना वायरस ऐसा हुआ, है ना, और बहुत सारे लोग अब अपनी पुरानी पुरानी वीडियो शेयर कर रहे हैं कि देखो हमने पहले कहा था, या आप नेचर के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करोगे, चेंजेस करोगे, तो रिलेटिवली नेचर कहीं ना कहीं बदला लेगा। और अभी काफी लोगों का ये भी मानना है कोरोना वायरस तो सिर्फ एक शुरुआत है, आप इससे सुधरोगे तो कोई और वायरस आएगा। ऐसा नहीं कल ही आएगा, मे भी 2-4 साल के बाद आए, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगेन, क्या प्रिवेंशन हो सकता है इस चीज का, आप बताओगे? आप ये तो चलो बोल रहे हो, अपने आप को हमें क्या तैयार करना पड़ेगा? यू नीड वॉट? नहीं, वो करेगा जो करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग तो ठीक है इन जनरल। वेरी गुड। अब ये देखिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बिकॉज ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर इन सबसे लड़ना है तो यू नीड गुड हॉस्पिटल्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा है क्या? तो लास्ट स्टेज में बिल्कुल ऐसा भी है ना, कि अच्छे ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बट कहीं ना कहीं पॉइंट ये भी आ जाता है कि हम क्यों ना अपने आप को इतना स्ट्रांग रखें कि पहले तो इस तरह की प्रॉब्लम हो ना, और अगर हो भी जाती है तो हम पे इफेक्ट कम से कम हो। वी मस्ट बी वेरी गुड मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग, बिकॉज अभी देखो यूएस का एग्जाम्पल आप देख रहे हो, जो लोग ये सोचते हैं कि पैसे से समस्या हल की जा सकती है, तो दे हैव द बिगेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड, है ना, टॉप क्लास इक्विपमेंट्स उनके पास है, टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज उनके पास है, बट यू कैन सी कि अभी क्या हाल हो रहा है ना। तो ठीक है, अगेन अलग अलग आइडिया हो सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल फ्यूचर के अंदर, अब अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक ऐप भी लॉन्च की है, जिसके थ्रू समथिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन इन्फेक्टेड आपके आसपास है ना, और कैसे उससे बचना है, आरोग्य सेतु समथिंग लाइक, है ना। तो इस तरह के अलग अलग सोच हो सकते हैं। अब कई बार मैं आपको बताऊं, मेरे पास अभी एक पेपर भी मैसेज किया था, मेरा एक स्टूडेंट है प्रियांक अग्रवाल, जो आईआईटी कानपुर से, उसने एमटेक किया है, उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था लास्ट ईयर, जिस रिसर्च पेपर के बेस पे इस ऐप को डेवलप किया है। तो उसका मैसेज भी आया था, उसने पेपर भी सेंड किया था, सर दिस वाज द पेपर, और जिसको यूज करके, मतलब ऐसा नहीं एग्जैक्टली वही है, बट उस आइडिया को यूज करने के बाद, है ना, उसको प्रॉपर डेवलप किया था। बल्कि मैं शेयर करूंगा आपसे पेपर, मैंने उसको सेव किया होगा कहीं ना कहीं, है ना। खैर ठीक है, मेरे ख्याल से पॉइंट अपने को क्लियर हो रहा है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? देखो एग्जैक्टली कोरोना के लिए आइडिया नहीं था, पेपर था अगेन क्लस्टरिंग के लिए, और किस तरीके से आप इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कोरोना एक प्रॉब्लम है तो बाद में आप उस आइडिया को उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली हमने कोरोना के लिए लिखा था, है ना, बट मैं आपको दिखाऊंगा पेपर में कोरोना भी हेडिंग थी, तो इट वॉज मोर। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, कोरोना इज अ जेनेरिक नेम, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका इसका पूरा नाम है कोविड-19, बट कोरोना इज नॉर्मली यूज फॉर कॉमन फ्लू, जो आपको सर्दी जुकाम होता है, दैट इज ऑल्सो कोरोना, है ना। बट अभी जो कोरोना-19 है वो प्रॉब्लम कर रहा है। यस, तो वायरस बहुत पुराना है और अलग अलग कैटेगरीज के वायरस इसके अंदर होते हैं। खैर चलो छोड़ो, अपन इसमें नहीं जाते। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है, मेंटेनेंस के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। यस, एक क्वेश्चन जरा सॉल्व करके बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, लुक एट दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड, सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं।
sorry, yes, the software product needs preventive maintenance for which of the following reason to support new features that the user want to support. तो जाहिर सी बात है कि परफेक्टिव मेंटेनेंस, वो फीचर्स अपने को काम करना है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कोई नया एनवायरमेंट नहीं है, बट कुछ नई फंक्शनैलिटी वो ऐड कर रहा है ना, जिस वजह से अपन उनको इंक्लूड कर रहे हैं. तो दैट इज आइडिया. देखो एक बार मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये पेपर है टारगेटिंग कोविड-19 कंटेनमेंट एफर्ट्स वाया मोबाइल ऐप. अच्छा कोविड-19 ही है तो मेरे को पता नहीं अभी ये पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है, बट ही इज माय स्टूडेंट प्रियांक अग्रवाल, राइट नाउ इज इन आईटी कानपुर. इसको मैंने पढ़ाया होगा 2015 या 16 में, समथिंग लाइक दिस. तो आप चाहो तो पेपर पढ़ सकते हो, ये पेपर इस पीपीटी में भी आ गया है ना, क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है. दिस इज द पेपर. बट आई थिंक अब ये पब्लिश नहीं हुआ है, ये रफ ड्राफ्ट है, बिकॉज अगर पब्लिश होता तो अपने पास कोई उसका टेक्निकल वो होता. इतनी जल्दी तो खैर पब्लिश हो भी नहीं सकता, बट दिस इज अ पेपर जस्ट फॉर रेफरेंस, आपको दिखा रहा हूं. प्रिवेंटिव का कोई एग्जांपल देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, बिल्कुल सोचा जा सकता है. देखिए हम अगर कोई ऐसी चीज सोचें जहां पर मशीन लर्निंग हम यूज करें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आजकल मशीन लर्निंग के. जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक एल्गोरिथम, एक प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली ये मॉनिटर कर रहा है ना, कि किस तरीके से. मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अमेजॉन है. अब अमेजॉन का एक सॉफ्टवेयर है जो ये बात देख रहा है कि हर साल दिवाली के टाइम पे हमारी सेल बढ़ रही है, एंड वी हैव द ग्राफ जो हमको पता है लास्ट 2 साल पहले इतनी थी, फिर दिवाली आते आते फिर इतनी हो गई, फिर अगले बार और बड़ी हो जाएगी, है ना. तो अब अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपने को करना हो तो क्या नेक्स्ट दिवाली से पहले हमको ऑटोमेटिकली फंक्शनैलिटी अपनी या कैपेबिलिटी बढ़ा लेनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस. अभी वो प्रॉब्लम हुई नहीं है, बट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन वी आर आइडेंटिफाइंग कि भाई इस टाइम पे सेल बढ़ेगी, है ना, और अपन ये काम करने वाले, तो वी मस्ट बी रेडी फॉर इट, है ना. तो ये आप देखोगे तो करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव तीनों में से किसी केस में नहीं आएगा. दिस विल बी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. फॉलो कर पा रहे हैं? यस, ओके. या अभी आप समझ सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग आइडिया सोचोगे. अभी जब दोबारा ये मान लीजिए लॉकडाउन कंप्लीट होगा, जब लॉकडाउन कंप्लीट होगा और दोबारा मार्केट ओपन होगी, सब कुछ चलेगा, तो कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जिन पे बहुत लोड आ जाएगा. इवन अमेजॉन इज वन ऑफ दोस. बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, है ना, कि मार्केट कब ओपन हो और हम दोबारा काम करें. ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है. इतने सारे लोग अपने घर पर हैं तो सबको जल्दी जल्दी घर वापस पहुंचना होगा. तो जिन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो जिन लोगों को अभी काम नहीं मिल रहा, उन सबकी एप्स जो है वो फुल टाइम ऑर्डर पे चलेंगी. बिग बास्केट मान लीजिए स्लॉट नहीं मिलेगा आपको, स्विगी वाले परेशान रहेंगे, है ना. अब जो लोग इतने समय से जबरदस्ती घर का खाना खा रहे हैं और रोज बाहर के ही खाते हैं, तो वो बहुत परेशान है ना. तो वो सारे के सारे एप्लीकेशंस ओवरलोड चलेंगे ना. जो अच्छी कंपनी होगी वो पहले से तैयारी कर रही होगी इस चीज की कि कैसे उस तरह की सिचुएशन को हम हैंडल करेंगे और कैसे उसको उससे हम प्रॉफिट भी मेक करेंगे, है ना. तो कैसे एक अच्छी सर्विस देंगे उस टाइम पे कस्टमर को, एंड यू कैन चार्ज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. यस, चलिए एक और क्वेश्चन देख के बताइए. इट वाज अ मैचिंग क्वेश्चन, जुलाई 2016 में पूछा था. मैचिंग क्वेश्चन, करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव, चारों टर्म्स लिखे हुए हैं. वेरी गुड. फॉलो कर पा रहे क्या सब लोग? ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना. अगर ऑप्शंस के हिसाब से एक एक वैल्यू आप देखोगे, मैच करोगे तो अंडरस्टैंड. तो क्या बोल रहा है, पहला है करेक्टिव, और बी के हिसाब से आप मैच कर रहे हो बी से. करेक्टिव
concerned with fixing errors that are observed when the software is in use. Yes, तो जो गड़बड़ है, जो खामियां हैं, जब उनको हम सुधारते हैं तो yes, you can call it corrective. Now second is C. This is adaptive, concerned with the change that the software that take place to make the software adaptable into new environment, both hardware and software. बिल्कुल सही है. Third is D, perfective, concerned with the changes in the software that take place to make the software adaptable into changing user requirement. Again, I think बिल्कुल सही बात है, नई requirement. Preventive, concerned with performing activities to reduce software complexity, thereby improving instability and increasing the software maintainability. तो long term में उसमें हम improve कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर काम कर रहे हैं और उसको ज्यादा मेंटेनेबल बना रहे हैं. कैन बी टर्म एज परफेक्टिव मेंटेनेंस. एक बार बताइए, सारा पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? तो अगेन एक क्वेश्चन और देखिए, बस आपको ये समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं इसमें बहुत डेप्थ में कुछ बात पूछ लेता है, जस्ट बेसिक आइडिया क्लियर हो तो आप आंसर कर सकते हो. एक और क्वेश्चन देखो. अडेप्टिव मेंटेनेंस इज मेंटेनेंस व्हिच इज, एंड फिल इन द ब्लैंक्स यू हैव टू फिल ABCD. Very good. Carried out to port the existing software into new environment. तो मेरे ख्याल से अगेन बिल्कुल सही बात है, एक ही आइडिया है जो बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है. तो जब आइडिया सेम हो, फंक्शनलिटी सेम हो, एनवायरमेंट चेंज हो जाए तो इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? एडेप्टिव मेंटेनेंस. एक और क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस वन. ये पूछा है सितंबर 2013 में. Improving processing efficiency or restructuring a software to improve changeability is known as. Very good. Now this is termed as what? Perfective maintenance, के जहां पर प्रॉब्लम होने से पहले ही हम ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूव कैसे करें. फॉलो कर पा रहे हैं पॉइंट? ओके. अब देखिए, ये मेन आइडियाज था जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं. कुछ और एरियाज हैं जिन पे थोड़ा सा आपको लाइट डालना चाहूंगा, जो भी मेंटेनेंस के अंदर ही आते हैं. एक आइडिया है रिवर्स इंजीनियरिंग का. सुना है आपने? और ज्यादा नहीं, बस इस पे इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे गए, एक बार जल्दी से अपन डिस्कस करते हैं. रिवर्स इंजीनियरिंग का आइडिया क्या है, क्या अप्रोच है. देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा, मान लीजिए मैं कोई पहले रियल टाइम एग्जांपल आपको देता हूं. लेट मी से कि ओके, फॉर एग्जांपल ताजमहल है ना, आगरा के अंदर ताजमहल का नाम सबने सुना है ना. नाउ एज अ सिविल इंजीनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बुलाती है और बोलती है कि यार हमको ऐसा लग रहा है कि ताजमहल ना अंदर से कहीं ना कहीं जो मॉन्यूमेंट है वो कमजोर हो रहा है ना. और यू स्टडी, इसको पूरा स्टडी करो इसके स्ट्रक्चर को, और आप हमें एडवाइस करो कि इसमें हम क्या चेंजेस करें या क्या स्ट्रक्चर में ऐड करें कि इसको सपोर्ट मिले और ये मजबूत रहे. मेक सेंस? ओके. बट प्रॉब्लम क्या है कि ताजमहल जब बना था, क्या उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा? तो आपको कोई प्रॉपर चार्ट्स मिले जहां बताएंगे फाउंडेशन क्या था, क्या मटेरियल नींव में भरा है, कैसे कैसे बना है, आपको तो कुछ भी नहीं पता. अब इस तरह के प्रोजेक्ट में बताओ कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? तो आई थिंक पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर आखिर है क्या, इसमें क्या क्या सामान लगा हुआ है. उस बेस पे फिर जो भी सिविल इंजीनियर करते होंगे, है ना, आर्किटेक्ट समझेंगे कि क्या कहाँ लोड है, कहाँ से इमारत थोड़ी कमजोर हो सकती है और कहाँ उसको मजबूत करना है ना. सेम आइडिया, बिल्कुल सेम आइडिया, यस, बिल्कुल सेम आइडिया सॉफ्टवेयर पे भी लागू होता है. कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बहुत पुराने होते हैं. अब मान लीजिए नासा का कोई सिस्टम है 1970s का, दूरदर्शन का कोई सिस्टम है 1980 का, है ना. हाँ, आउटडेटेड नहीं बोलते हम, इनको बोलते हैं लेगेसी सिस्टम्स. लेगेसी मतलब जो बहुत पुराने हैं और स्टिल कस्टमर बुला रहा है काम करने के लिए, तो आउटडेटेड नहीं है, दे आर स्टिल इन यूज, बट कहीं ना कहीं कस्टमर अब उनको चेंज कराना चाह रहा है. लेगेसी, यस, बोलते ना हमारी लेगेसी है ये. यस, अभी मैं बात करूंगा वन बाय वन विद एग्जांपल. तो अब इस तरह के केस में क्या करना पड़ेगा? तो कोड तो आपके पास है, लेकिन उस कोड को, उस मैकेनिज्म को देख के पहले हमको रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी. हेलो बसंत, गुड मॉर्निंग.
रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा ये क्या करता था, उस बेस पे समझना पड़ेगा डिजाइन कैसे किया गया है, और फिर रिवर्स सोचना पड़ेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या ये आइडिया समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट से कोड पे जाते हैं, यहाँ पर हम कोड से डिजाइन समझेंगे, डिजाइन से रिक्वायरमेंट समझेंगे, उल्टा चलेंगे, है ना। तो देखिए एक पॉइंट पढ़ता हूँ, आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो क्या लिखता है, लिखता है रिवर्स इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज और डिजाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीथिंग मैन मेड एंड रिप्रोड्यूसिंग इट बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। अगर इस आइडिया को मैं यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर पे, है ना, तो सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ recovering the design and the requirement specification of the product from the analysis of its code। उसके कोड को देख के उसका डिजाइन और उसकी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना। नाउ दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, रिवर्स इंजीनियरिंग। Reverse engineering is becoming important since several existing software products lack proper documentation, highly unstructured, and the structure has been degraded through a series of maintenance effort। तो प्रॉब्लम क्या है, जो पुराने सिस्टम्स हैं, पहले तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता, दूसरा होता ही है ना कि जब आप बहुत लंबे समय तक किसी चीज को मेंटेनेंस करते हो, जहां जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर दिया, फिर कोई प्रॉब्लम है उसको चेंज कर दिया, अब धीरे धीरे उसमें इतने चेंजेस हो जाते हैं कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो पता ही नहीं लगता कि वो था क्या। यस और नो? यस। तो उस केस में आपको प्रॉपर दोबारा से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। एक और अच्छा एग्जांपल मुझे याद आया, पता नहीं सब आप रिलेट कर पाओगे कि नहीं। अब होता ही है कि इंडिया में तो खासकर अतिक्रमण आप समझते हो, दुकानदार क्या करते हैं, मार्केट में लोग क्या करते हैं, जमीन कहीं और तक है हाँ, और मार्केट में क्या लोग रेजिडेंशियल इलाकों में भी करते हैं। तो मान लीजिए आपका घर एक जगह तक है, सामने अच्छी खासी रोड है, तो पहले क्या करेंगे, पहले उसका आगे कैरी बनाएंगे, थोड़ा सा अपना गार्डन बना लेंगे, फिर उस पर छोटी सी बाउंड्री करेंगे, फिर उसमें अपना स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ा करना स्टार्ट करेंगे, जब लगेगा कोई कुछ नहीं कर रहा तो फिर उसको लोहे के गेट से कवर कर लेंगे, फिर अगली कैरी उस लोहे के गेट के और आगे बनाएंगे। यस। और 20 साल के बाद ये पता ही नहीं लगेगा कि भाई ये जमीन इनके घर की है या ये सड़क थी जो अब इनके अंडर में आ गई। रोड्स पे आप यही हाल देखते हो। तो शॉपकीपर होते हैं, पहले दुकानदार से तो इतना पहले वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं नीचे तक कि 4 फुट का तो प्लेटफॉर्म है, उसके आगे 5 फुट तक सामान रखते हैं, फिर उसके आगे 5 फुट ग्राहक अपना वाहन खड़ा करता है, तो सड़क पे चलने की तो जगह ही नहीं रह जाती, है ना। तो कहना ही से अच्छा, जब आपको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा तो धीरे धीरे उसे भी पक्का करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसमें एक छोटा सामान लगा के उसको लोहे से कवर करेंगे, उस पर ताला लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो समझाना बस ये चाह रहा हूं कि ये समय के साथ इतना मॉडिफिकेशन हो जाता है ना, कि ये पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर पहला क्या स्ट्रक्चर था, क्या सही है क्या गलत है, यू कांट अंडरस्टैंड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको पुराना नक्शा निकालना पड़ेगा शहर का, आज से 20 साल पहले 40 साल पहले नक्शा क्या था, या आप उससे पूछोगे बताओ भाई रजिस्ट्री क्या है, डॉक्यूमेंट दिखाओ जरा कहां तक जमीन है, तो आपको पता लगेगा कि तो पूरा ही अवैध चल रहा है मामला। यस। तो यही मैं पॉइंट बस बोलना चाह रहा हूं कि जब बहुत ज्यादा चेंजेस एक लंबे समय तक हो जाते हैं तो हम फिगर आउट नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है, तो उस केस में अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स इंजीनियरिंग का एक और पॉइंट है यहाँ पर, तो ऑफकोर्स हम जेन्युइन पॉइंट मेंशन करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या पायरेसी के लिए भी यूज होती है? तो चाइना इज अ मास्टर इन रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना। जहां पर आप एक प्रोडक्ट देखते हो, अब फॉर एग्जांपल आईफोन है, एप्पल है, इतनी मेहनत करता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, रोल्स रॉयस गाड़ी बनाती है, चाइना वाले क्या करते हैं, वो इसको स्टडी करते हैं, समझते हैं कि अच्छा क्या क्या गेम कैसा चल रहा है, और फिर उसकी कॉपी बना देते हैं और उससे 10 गुना सस्ते भाव में बेचते हैं, है ना। तो दिस आइडिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट, रिवर्स इंजीनियरिंग। यस, ओके, ग्रेट। तो अब एक आइडिया मैं आपको और जल्दी से पूछना चाहता हूं, रिवर्स इंजीनियरिंग का ही एक दूसरा पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं री इंजीनियरिंग। अगर कभी आपने सुना हो, रिवर्स इंजीनियरिंग का ही एक दूसरा आइडिया होता है जिसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग। अब ये री इंजीनियरिंग क्या चीज है, एक बार ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैं एक बार बात करता हूं, है ना। अब री इंजीनियरिंग क्या चीज है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है ना, उन सॉफ्टवेयर में बहुत
चेंजेस आपको करने पड़ते हैं तब कहीं जाके वो काम करते हैं। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जब आप मेंटेनेंस की हम बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक स्कूटर है ना, या एक मोटरसाइकिल, एक बाइक है, तो मेंटेनेंस का मतलब आई थिंक सर्विस होगा कि हर 2-3 महीने में आप जाओगे उसकी सर्विस कराओगे। और आपने एक बजट डिसाइड किया होगा कि यार हर 2-3 महीने के अंदर मैं इसको वॉश कराऊंगा, इसकी पूरी सर्विस कराऊंगा, और इसमें मान लीजिए 2000 रुपीज का खर्चा होगा, है ना, और ऐसा बहुत लंबे समय से चल रहा है। बट एक दिन आपको मैकेनिक कहता है कि अब इसमें समस्या बहुत ज्यादा आ चुकी हैं और थोड़े मोड़े खर्चे से काम नहीं चलेगा, आपको इसमें 10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर आप इसको फ्यूचर में 5 साल इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपकी कॉल है कि आपको पैसा खर्च करना है कि नई बाइक लेनी है ना। तो मे बी यू डिसाइड कि नहीं चलो ठीक है अभी इसी में मैं दोबारा पैसा लगा देता हूँ। तो इस बार आप क्या करोगे, प्रॉपर चेंजेस करोगे, मे बी जो इंस्ट्रूमेंट्स खराब थे उनको रिप्लेस करेंगे। और अब इसको मेंटेनेंस नहीं बोला जा सकता, हम बोलेंगे सिस्टम का और ऑल अराउंड स्ट्रक्चर ही शायद आप चेंज कर रहे होगे, है ना। तो जब बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है अंडर मेंटेनेंस, नाउ दैट इज टर्म्ड एज मेंटेनेंस और री इंजीनियरिंग। हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में भी अभी उसी बात को बात करता हूँ। उस चीज को उस समय हम बोल रहे होते हैं री इंजीनियरिंग। एक और बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दे सकता हूँ इसका। क्या, मान लीजिए कि सपोज करिए आपका कॉलेज है ना, और कॉलेज आज से 20-25 साल पहले बना था, उस समय एयर कंडीशन इतना प्रॉब्लम नहीं था, गर्मी मान लीजिए इतनी नहीं होती थी, तो कुछ फैन लगे हुए थे। फिर धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ने लगी, बच्चों को लगा प्रॉब्लम है, कुछ और फैंस लगा दिए गए, एग्जॉस्ट लगा दिए गए, टीचर के लिए एक अलग से फैन लगा दिया गया। बट एक दिन कॉलेज ने डिसाइड किया नहीं अभी ऐसा नहीं कर सकते, एंड इस पूरे को चेंज करके सेंट्रलाइज एयर कंडीशन लगा देते हैं। तब आप मुझे बताओ क्या उसको भी मेंटेनेंस बोलेंगे या री इंजीनियरिंग बोलेंगे? तो जब तक आप कोई फैन लगा रहे थे, कोई हटा रहे थे, इट कुड बी टर्म्ड एज मेंटेनेंस, है ना। लेकिन जब आप पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज कर रहे हो और बोल रहे कि भाई फैन हटा के अपन एयर कंडीशन लगा दे रहे हैं, नाउ दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, री इंजीनियरिंग। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? यस। ठीक उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि जो पुराने सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं, है ना, वो अलग टूल से लिखे हुए हैं, अलग टेक्नोलॉजी से लिखे हुए हैं, अगर अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखे हुए हैं, और समय के साथ मार्केट बहुत ज्यादा चेंज हो रही है ना। तो उन सारे चेंजेस को प्रॉपरली अकोमोडेट करने के लिए हम एक टाइम का आके सोचते हैं कि क्यों ना ये पूरा टेक्नोलॉजी हम उठा के चेंज कर दें। नाउ दैट कुड बी टर्म्ड एज री इंजीनियरिंग, है ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ खैर सी आउटडेटेड है, बट मे बी कोई ऐसा स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो जहां पर सी अच्छा ना कर रही हो, तो उस केस में मे बी आप डिसाइड करो कि ठीक है अब यहाँ पर हम सी नहीं जावा यूज करेंगे या पाइथन यूज करेंगे, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो अगेन देखिए क्या लिखता हूँ, दिस इज एग्जामिनेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ अ सिस्टम टू रिकंस्ट्रक्ट इट इन अ न्यू फॉर्म। बिल्कुल एक नई तरीके से हम बनाएंगे। इट्स इफेक्ट पॉजिटिवली एट द सिस्टम कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस टू द कस्टमर, स्पीड और डिलीवरी। तो अगर आप पूरा री इंजीनियरिंग करेंगे तो हर चीज में फायदा होगा, है ना। अच्छे से आप टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे, क्वालिटी अच्छी होगी और कस्टमर को जाहिर सी बात है एक बेटर सर्विस मिलेगी। और अगेन why you are doing it, because to make the software system more efficient and effective। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या सब लोग? रिवर्स इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग, यस ओके। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा है रिसेंटली 2017 में, और तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे इस तरह के आइडिया पे। नहीं अभी नहीं देखे। कौन से सब्जेक्ट के थे? मैं देखता हूं कौन से सब्जेक्ट के थे। सॉफ्टवेयर के, ठीक है। अगेन अभी जो भी डाउट्स होंगे मैं उनको हैंडल करूंगा, मैं भी अदरवाइज एक और स्पेशल क्लास हम लगा लेंगे। कुछ और क्वेश्चंस मुझे भी सॉल्व कराने हैं अभी। ओके कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं बी। ओके चलिए एक एक करके मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। श्वेता सी बोल रही हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड विद, ऑप्शन है रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल सोर्स कोड,
from the existing low level code program and modifying it to make it more user friendly. कह रहा है यूजर फ्रेंडली बनाना है. Scrapping the source code of the software and rewriting it entirely from the scratch. पूरा सॉफ्टवेयर कोड छोड़ के वो दोबारा से बनाना है. Reorganizing and modifying existing software system to make it more maintainable. और लास्ट है translating source code of an existing software into a new machine level or low level language. तो again if I go one by one, सबसे पहले तो मैं ऑप्शन ए को हटा देना चाहता हूं, है ना. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्या आइडिया है? क्या यहाँ पूरा डिस्कशन सिर्फ यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना. हम सिस्टम का ओवरऑल इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं. और मैं अब दोबारा आपसे पूछ लेता हूँ, जब हम री इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या सिर्फ बात करते हैं उसको बेसिकली यूजर फ्रेंडली बनाने की? क्या सिर्फ उसका कोड चेंज करते हैं या रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड सब कुछ चेंज होगा? भाई पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोड चेंज होगा. जाहिर सी बात है आप डिजाइन भी चेंज करेंगे. जब टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, तो एवरीथिंग विल गोइंग टू चेंज. यस, A could not be correct answer, and based on that I think B is also wrong, because B में भी पूरी बात नहीं बोल रहा है. Scrapping the source code of a software and rewriting it entirely from scratch, but सिर्फ कोड से नहीं चलेगा, है ना. But when you write C, पूरा reorganization आप कर रहे हैं and modifying existing software system to make it more maintainable, I think C is the most relatable answer. Yes. और जो डी था ट्रांसलेटिंग सोर्स कोड ऑफ एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इनटू न्यू मशीन लेवल लैंग्वेज. अब ये तो अलग अजीब ही बात है, अगर हम जब भी काम करते हैं हाई लेवल में करते हैं, मशीन लेवल में नहीं करते. फॉलो कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा. और रिसेंटली इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं. जस्ट गो थ्रू इट, एक बार ऑप्शन देखो, समझो, मुझे बताओ सही आंसर क्या होगा. सी सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं? वेरी गुड. तो ऑप्शन पी और क्यू दोनों से पढ़ लेता हूं. पी कहता है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज प्रेफरेबल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैविंग हाई फेलियर रेट, हैविंग पुअर डिजाइन एंड हैविंग पुअर कोड स्ट्रक्चर. बिल्कुल सही बात है. अगर इतनी सारी समस्या है तो मेंटेनेंस से काम नहीं चलेगा, री इंजीनियरिंग ही कर लेना चाहिए. बिल्कुल सही है. क्यू, द रिवर्स इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर विद ऑब्जेक्टिव ऑफ recovering its design and requirement from a specification. I think दोनों ही क्लियर कट डेफिनेशन है और सब लोग शायद अभी फॉलो कर पा रहे हैं. बताइए पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सभी को? यस, ओके ओके. अब एक पॉइंट मुझे जल्दी से आपसे और डिस्कस करना. पॉइंट क्या है, जब आप मेंटेनेंस करेंगे और लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस करेंगे तो अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग वेरिएंट्स वहां पर आएंगे. जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. कैसे ये प्रॉब्लम बड़ा कॉम्प्लेक्स बन सकता है. आपने अच्छा विंडोज का तो नाम सुना ही है. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर लोग यूज करते हैं, ठीक है. अब आप मुझे बताओ विंडोज के कौन कौन से वेरिएंट आपने सुने हैं? अलग अलग सुने होंगे ना, जैसे विंडो प्रोफेशनल, अल्टीमेट, और बताओ. अच्छा, मैं पहले एक बात आपसे एक बात पहले मैं क्लियर कर देता हूँ. एक और ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिससे ज्यादा लोग रिलेट कर पाए. तो मान लीजिए, ओके, मान लीजिए मारुति डिजायर का नाम सुना है आपने? ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, है ना, डिजायर का. ओके, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले लेट मी से मारुति क्या रहा होगा? मारुति 800 रही होगी. फिर थोड़े टाइम के बाद मारुति में भी 1000 आ गई, है ना. उसको और मॉडिफाई किया, देन यू हैव मारुति ऑल्टो.
और मान लीजिए बीच में शायद जेन भी थी, मारुति जेन, एंड देन और मॉडिफाई किया, यू हैव वैगनआर, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यू हैव स्विफ्ट, है ना। और फिर स्विफ्ट में आप चेंज करेंगे, नहीं i10 मारुति की नहीं है, स्विफ्ट में चेंज करेंगे, सपोज करो यू हैव डिजायर, यस। हाँ बहुत सारे हो सकते हैं, मैं तो सिर्फ एक आइडिया कोट कर रहा हूँ, बीच में हो सकते हैं बहुत सारे मिसिंग हो, है ना। तो ये देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैन आई से दीज आर द डिफरेंट वर्जन्स। एक वर्जन था, फिर अगला वर्जन आया, फिर अगला वर्जन आया, फिर अगला वर्जन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना, इसको बोलते हैं वर्टिकल ग्रोथ करना। टाइम के साथ आप नए नए वर्जन लेके आते जाएंगे और चेंजेस करते रहेंगे, यस। अच्छा, अब एक टर्म होता है वेरिएंट। वेरिएंट क्या होता है? मान लीजिए स्विफ्ट डिजायर ही ले लेते हैं, सबसे पहले तो आपने सुना होगा क्या बोलते हैं, एक्सएलआई और वीडीआई, समथिंग लाइक दिस। आसान भाषा में बोल दूं तो पेट्रोल और डीजल। तब मान लीजिए डिजायर है, दोनों में चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए डीजल भी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर भी अलग अलग होंगे, एक होगा एलएक्सआई होगा, एक वीडीआई होगा, वीएक्सआई होगा, एक आई थिंक जेडएक्सआई होगा। बस समझाने के लिए बेस मॉडल है, बीच का ये टॉप मॉडल है। सिमिलरली दिस इज यू के एलडीआई और वीडीआई और जेडडीआई, समथिंग लाइक दिस। तब एक बात समझो, मारुति, अगर आप ये बोलते हो मारुति डिजायर में लेके आया हूं, तो कितने तरह की मारुति डिजायर हो सकती है? क्या 6 तरह की हो सकती है? यस। अच्छा, अभी पूरी बात नहीं बोल रहा हूं, अब इन सब के अंदर अलग अलग कलर हो सकते हैं। इमेजिन करो कि मारुति बोल रहा है कि हम जो है 6 कलर में गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो इन सबके लिए 6 वेरिएंट चाहिए, तो 36 मॉडल हो गए, 36। तो इसका मतलब अगर आप अब एक मारुति का शोरूम खरीद रहे हो, है ना, और आपको अगर सिर्फ डिजायर भी लगानी है इन्वेंट्री में, तो 36 तरह की लगानी पड़ेगी, बिकॉज पेट्रोल डीजल और कलर कोड मिला के ये सब कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, ये तो बात है कस्टमर की या कंपनी से छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक दूसरी बात पूछ रहा हूं। मान लीजिए आप एक ऑटो पार्ट बना रहे हैं, स्पेयर पार्ट बना रहे हैं। अब मारुति कंपनी गाड़ी बनाएगी तो स्पेयर पार्ट भी तो बनाना पड़ेगा ना, सर्विस में काम आएगा। अब आप समझो कि उसको बड़ा डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन में कौन सा स्पेयर पार्ट लगाया था, फिर उस वर्जन के कितने वेरिएंट है, उसमें वो स्पेयर पार्ट कौन कौन सा है। कैन यू इमेजिन? मान लीजिए मैं कोई किसका मेरे को ज्यादा पता नहीं, लेट मी से रेडिएटर है, कार्बोरेटर है, फ्यूल पंप है, कुछ भी है, कितने तरह के बनाने पड़ेंगे। तो ये सब इन्वेंट्री मैनेज करना आसान है कि मुश्किल है? ये बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद अपने मैकेनिक को ट्रेन करना कि किस मॉडल को हमने कैसे बनाया है, उसमें कौन सा पुर्जा लगेगा, उसको कैसे सही से आपको हैंडल करना है ना। सेम इसी तरीके से अब मैं आपसे बात बोलता हूं, जब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात सोचोगे तो विंडोज 94, 96, 98, उसके बाद क्या था, आई थिंक उसके बाद विंडोज एक्सपी, फिर विंडो विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10, या सर नो, ये सबके सब क्या है, वर्जन्स है। हाँ 2000 छूट गया बीच में, 2000, ये सबके सब वर्जन है ना। अब इन वर्जन के वेरिएंट्स होते हैं अलग अलग, जैसे जो आप बता रहे थे, विंडो होम, बेसिक, अल्टीमेट, अलग अलग नाम सुने होंगे आपने, है ना। तो आप विंडोज 10 लेके आएंगे तो उसके अलग अलग वर्जन वेरिएंट्स आप सुनोगे। हियर फॉलो कर पा रहे हो क्या? अब आप समझो, जब हम मेंटेनेंस करेंगे तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, किस मोड के अंदर आपने क्या रखा हुआ था, उसमें क्या सुधार करना है, क्या अपडेट आप करोगे। अगर ये सब डायरेक्टली सोचने लगोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये कहानी आपको क्यों सुनाई मैंने, एक प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कराने के लिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये टर्म आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इसे बड़ा वैल्यू करते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, बिकॉज बहुत सारे वर्जन, बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, काफी लोग एक ही टाइम पे काम कर रहे होते हैं, तो कौन सा वर्जन था, उसमें किसने क्या चेंज किया, क्या अपडेट हुआ, ये सारा का सारा जो प्लानिंग है वो इसके अंदर में हम करते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। क्या ये बात समझ आती है ना। तो एक एक पॉइंट करके देखिएगा क्या बेसिक रीजंस है ना, कि हम इसकी बात करते हैं। पहला,
There are multiple people working on software which is continuously updating, because हमारे सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर की तरह स्टैटिक नहीं होते, समय के साथ चेंज होते रहते हैं। अब हर किसी के अंदर मल्टीपल वर्जन्स हैं, ब्रांचेस, ऑथर्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। टीम्स जो हमारी हैं खासकर पूरे ग्लोब पे फैली हुई होती हैं। तो एक टीम के अंदर कुछ आदमी यूएस से काम कर रहे हैं, कुछ सिंगापुर से काम कर रहे हैं, कुछ इंडिया से काम कर रहे हैं। तो उन सबको एक साथ हैंडल करना, फिर पूरे प्रोजेक्ट की जो भी पॉलिसीज है, बजट है, शेड्यूल है, जो भी अपन ने चेंज किए वो सबको प्रॉपर्ली बताना। अलग अलग वर्जन्स, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन के साथ कैसे डिपेंडेंसी होगी, जैसा आपने देखा होगा कभी वो बोलते हैं ना, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आता है, ये वहां तक सपोर्ट करेगा, उससे पीछे नहीं करेगा, या वो हार्डवेयर तक करेगा, उसके आगे नहीं करेगा, उसके पीछे नहीं करेगा, है ना। तो सारी चीजें देखते चलना। तो इन सारी चीजों को, कोर्स को, मैनेजमेंट को जब हम हैंडल करते हैं, तो इस पूरे पेरेंट चैप्टर को या इस पूरे आइडिया को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। क्या बात समझ आती है? यस। तो अगेन इसके देखिए बहुत डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो। बेसिकली 4-5 इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो करता है। पहला, कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन, बेसलाइन, चेंज कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग एंड ऑडिट्स एंड रिव्यूज। तो इफ आई गो वन बाय वन, बहुत सिंपल अप्रोच है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। Configuration identification is a method of determining a scope of the software system. With the help of this step, you can manage, control something even if you don't know what is it. Like management related task है, तो आपको देखना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं इसका स्कोप क्या होना चाहिए। बिकॉज होता क्या है ना, ये स्कोप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी एक बड़ा सिस्टम डेवलप करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हम करने निकले क्या थे। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अनअकैडमी के ऊपर अभी जिस कैटेगरी के अंदर हम पढ़ा रहे हैं वो क्या है? गेट। यस, ओके। अब बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स एंड रिव्यूज ऑफ द स्टूडेंट, मैं कुछ और सब्जेक्ट लेके आता हूँ। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर मजा आ रहा है, और सब्जेक्ट लेके आओ। फिर कुछ और सब्जेक्ट्स लेके आओ। तो फिर बच्चे बोलते हैं प्रोग्रामिंग तो और काम करेंगे, सी, जावा, पाइथन, ये सब। बच्चे कह रहे हैं सर ये सब तो हो रहा है, बट प्लेसमेंट में वो उस चीज में फर्क नहीं समझ आ रही बात, वहां चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि 1-2 साल के अंदर धीरे धीरे हम पढ़ाने के लिए निकले थे गेट, और करते करते हम प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कराने लगे। मेक सेंस? और ये बात सॉफ्टवेयर पे भी लागू होती है ना। तो आप जितने चाहे वर्जन लाओ, जो भी चेंज करो, लेकिन आपको हमेशा क्या याद रखना होता है? स्टार्टिंग का पॉइंट, कि हमारा स्कोप क्या था, हमें क्या करना था फंडामेंटली, है ना। ऐसा हो सकता है लॉन्ग टर्म में आप अपना स्कोप ही चेंज कर लो कि नहीं, ये नहीं, अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज योर स्कोप। यस, ओके। अगला चीज है हमारा बेसलाइन। अब बेसलाइन इज फॉर्मली एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम. It is designated and fixed at a specific time while conducting the SCM process. It can only be changed to formal change control procedures. Basically इस बात का क्या मतलब है कि जो भी हमारा फंडामेंटल अप्रोच है, जैसे बेस लाइन है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं कार के केस में जो हमारा बेस मॉडल है, या विंडोज के केस में जो हमारा विंडो बेसिक है, तो हम करते ही हैं कि कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज तो हर किसी में देते हैं, और उसके बाद वर्जन टू वर्जन या वेरिएंट टू वेरिएंट उसमें कुछ कुछ चेंजेस हम करते जाते हैं। तो लाइक अगेन अगर कार का भी एग्जांपल लूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 70 to 80% ऑफ द स्पेयर पार्ट सेम हो सबके लिए? ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेयर पार्ट्स मॉडल टू मॉडल डिफर करें। या जैसे इंजन होता है, कभी आपने अगर सुना हो तो मारुति में ऑल्टो है, वैगनार है, या इवन आई थिंक बेसिक स्विफ्ट है, इंजन सब में सेम ही है, इंजन सबके अंदर सेम है, बस बाहर का स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है। तो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं कि ये ज्यादा पावरफुल है, कम पावरफुल है, बट भाई इंजन सब में सेम है। यस, इस तरह की चीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चेंज कंट्रोल। Now change control is a procedural method to ensure quality and consistency when the changes are made in the configuration object. तो यहाँ इस बात का हम ध्यान रखना है कि समय के साथ हम चेंजेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो चेंजेस हैं, क्या उन चेंजेस की वजह से हम अपनी क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? जैसे फॉर एग्जांपल कई बार अपने को करना भी पड़ता है। आप ऐसा बड़े बुजुर्गों से बहुत लोग बोलते हैं कि पुराने समय में जो चीज आती थी बहुत सॉलिड थी, इवन मारुति भी है ना, या कोई और गाड़ी भी है, एम्बेसडर थी, या और भी जो फिएट चलती थी पुरानी गाड़ियां, पूरी स्टील बॉडी होती थी, बहुत हैवी इंजन होते थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अभी हर चीज प्लास्टिक है,
है ना। मान लीजिए सड़क पे चलते चलते ना कोई डॉग है, कोई जानवर है, टकरा गया तो गाड़ी पूरी खराब हो गई, जानवर उठ के ऐसे चला गया जैसे बस ऐसे ही साइड लग गई थी, कोई टेंशन नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा हो जाता है बिकॉज पूरी प्लास्टिक बॉडी है वो, तो आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या लगा रखा है अंदर, बट ऐसा कुछ खास उसके अंदर है नहीं, है ना। तो ये भी देखना कि जो चेंजेस हम कर रहे हैं क्या उससे कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी तो हैम्पर नहीं हो रही है। यस। अब देखिए इसमें मारुति